जय हिंद। आज हम क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय की मूल अवधारणाएं क्या कौन कौन सी है और बेसिक उसके कॉन्सेप्ट क्या क्या है, क्या नेशनल इनकम किसे कहते हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्यों नेशनल इनकम की कैलकुलेशन करते हैं, वो सारे आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। ये तो चलो ठीक है कि अपन नेशनल इनकम पढ़ेंगे, लेकिन ये नेशनल इनकम किस किस क्लास में आती है और किन किन लोगों के लिए ये उपयोगी है। तो देखो भाई, अगर आप 12th में हो और आपके पास कॉमर्स में इकोनॉमिक्स है या आर्ट्स में इकोनॉमिक्स है, तो उसमें आपके लिए ये क्लास उपयोगी है। बीकॉम आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपके पास पहली सब्जेक्ट जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स है, तो वहां से आप पढ़ सकते हो। आप कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें आपके इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम है, उसके कॉन्सेप्ट है, तो उसके लिए उपयोगी है। तो सभी के लिए, और या फिर आप आरएएस की तैयारी कर रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, उनमें ये इकोनॉमिक्स में राष्ट्रीय इनकम क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या इसकी परिभाषा है, कौन सी परिभाषा किसने दी, इनकी कितनी विधियां होती है, वो सारे क्वेश्चंस आपके इकोनॉमिक्स पार्ट में पहुंचे जाते हैं आरएएस, आईएएस और बाकी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में। अगर आप वो जैसे स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हो गया, उसमें भी पहुंचा जाता है। उन प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर आपके नेशनल इनकम टॉपिक है तो आप इस क्लास को देख सकते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। डिटेल में एकदम पूरा पढ़ेंगे, पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद इसके कुछ एमसीक्यूज है वो अपन सॉल्व करेंगे, इसके क्वेश्चन देखेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन भी आपका आ सकता है और डिटेल वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, साथ ही साथ एमसीक्यू भी है, वो भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आय की मूल अवधारणा। शुरू करें? तो भाई राष्ट्रीय आय क्या होती है? आजकल क्या होता है कि सभी देशों में पशुपालन, कृषि, उद्योग, व्यापार और अन्य व्यापारिक वाणिज्यिक क्रियाएं जैसे कि परिवहन हो गया, आपका संचार हो गया, बैंकिंग हो गया, भंडारण इत्यादि की जाती है। उपयुक्त कई प्रकार की क्रियाओं और से लोग अपनी क्या कमाते हैं? आजीविका कमाते हैं। और कुछ लोग शारीरिक श्रम द्वारा आय अर्जित करते हैं तो कुछ लोग मानसिक श्रम द्वारा आय अर्जित करते हैं। और आय के विभिन्न स्रोतों से, ये आय विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती है। जिन देशों में अधिकांश लोग कई स्रोतों से आय प्राप्त होती है, उनकी आय उन देशों के लोगों से अधिक होती है जिनके पास आय के कम स्रोत है। मतलब जिनके पास सोर्सेज ज्यादा है स्रोत के कमाने के, उन देशों के लोगों के पास आय के क्या होती है? आय ज्यादा होती है। उन देशों की अपेक्षा जिस देश में आय के स्रोत कम है, अरे भाई काम धंधा कम है तो लोगों का इनकम भी कम होगी। अगर जहां काम धंधा ज्यादा है वहां उनकी इनकम ज्यादा होगी। कम आय वाले देश निर्धन कहलाते हैं और अधिक आय वाले देश धनी कहलाते हैं। इसमें कोई ज्यादा समझने वाली बात नहीं। कम आय वाले निर्धन और ज्यादा आय वाले धनी देश। आज प्रत्येक देश क्या बनना चाहता है? अपना धनी बनना चाहता है। जैसे अगर पाकिस्तान को ले लो तो वो धनी बनना चाहता है, लेकिन वो बन ही नहीं सकता क्योंकि उसको उससे टाइम नहीं कि इंडिया के आगे बढ़ रहा है। अगर वो अपनी तरक्की पे ध्यान देता तो आज आगे होता, लेकिन वो इंडिया की तरक्की से चलता है, उसकी तरक्की से कम करने के लिए अपनी तरक्की खो बैठता है। बोलचाल की भाषा में एक देश की आय को राष्ट्रीय आय कहते हैं। और इसी बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? एक देश की जो टोटल आय होगी उसे को क्या कहते हैं अपन? राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम अपन कहते हैं। तो राष्ट्र की आय की सहायता से एक देश की आर्थिक उपलब्धियों की जानकारी मिलती है कि इस देश ने कितनी तरक्की करी है। अगर नेशनल इनकम अगर पता लग जाए तो उस देश की सरकार की नीतियां एवं कार्यक्रमों के प्रभावशाली होने की स्थिति का पता चलता है। राष्ट्रीय आय एक देश की अर्थव्यवस्था के मौद्रिक प्रवाह को दिखाता है, यानी कि एक देश में पैसा कितना तेजी से फ्लो हो रहा है, इकोनॉमी में कितना तेजी से पैसा फ्लो हो रहा है, वो क्या दिखाता है? आपका राष्ट्रीय आय दिखाता है। तो राष्ट्रीय आय में भाई कितने लोग पैसा कमा रहे हैं, कितना खर्चा कर रहे हैं, वो सारा किससे पता लगता है? अपन को नेशनल इनकम से पता लगता है। पंखे को थोड़ा तेज कर, और अगर सर्दी लगे तो इधर आ जाए।
अब होता है स्टॉक और इनफ्लो, स्टॉक और फ्लो, यानी कि स्टॉक और प्रवाह किसे कहते हैं। आर्थिक चरों के अध्ययन के में समय तत्व के आधार पर इन्हें स्टॉक और प्रवाह के वर्ग में रखा जाता है। देखो, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के टाइम पे दो वर्ड आते हैं, एक तो होता है अपना क्या, स्टॉक, एक होता है फ्लो। स्टॉक किसी निश्चित तिथि के दिन उसकी मात्रा होती है, निश्चित तिथि के दिन की मात्रा। और फ्लो क्या होता है, एक पीरियड होता है, जैसे कि मान लो 1/4/23 से 31 मार्च 24 तक के बीच में आपने कितना फ्लो किया, कितनी आपने पैसे कमाए, कितने पैसा आया, कितना पैसा गया, उसका होता है। तो ये क्या कहलाता है, फ्लो। और एक किसी निश्चित तिथि, अगर मान लो अगर आप 31 मार्च 2024 की बात करो तो इस दिन आपके पास पैसा कितना था, या इस दिन आपके पास किसी स्टॉक की या किसी वस्तु की कितनी मात्रा थी, तो वो क्या कहलाती है, किसी निश्चित तिथि की जो मात्रा कहलाती है वो स्टॉक। और किसी एक पीरियड में आपका पैसों का कितना आया, कितना गया, वो क्या कहलाता है, फ्लो कहलाता है। ये फर्क होता है। आर्थिक चरों के अध्ययन में समय तत्व के आधार पर इन्हें स्टॉक और प्रवाह के वर्ग में रखा जाता है। जब किसी आर्थिक चर मतलब कुछ भी हो सकता है, पैसा हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, शेयर मार्केट का शेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आर्थिक चर का मतलब कुछ भी हो सकता है। और इनको समय तत्व के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक तो होता है स्टॉक और एक होता है प्रवाह। चर का अध्ययन एक निश्चित समय बिंदु पर किया जाता है। जब चर का अध्ययन किसी निश्चित समय बिंदु पर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, स्टॉक। जैसे मैंने आपको डेट बताई थी, 31 मार्च पे ही 31 की मात्रा है और उसके बारे में अध्ययन करें तो उसे कहता है स्टॉक। इसके विपरीत जब किसी चर का अध्ययन एक समयावधि के में अध्ययन किया जाता है, एक टाइम पीरियड के बीच में किया जाता है, उसे क्या कहेंगे, फ्लो यानी प्रवाह। अब सेपेरो कोई क्या है, अर्थशास्त्री हुआ था, उसके अनुसार स्टॉक एक समय के निर्दिष्ट बिंदु में मात्रा, एक समय का एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उस टाइम पे निर्दिष्ट बिंदु में मात्रा है। मात्रा मतलब उस दिन, उस पर्टिकुलर डेट के दिन उसकी कितनी मात्रा थी, निर्दिष्ट समय बिंदु हो गया। और प्रवाह वह मात्रा जो केवल एक समय के एक निर्दिष्ट काल में मापी जाती है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हो गया, उस टाइम के अंदर आपने कितना पैसा कमाया, कितना पैसा आपने भुगतान किया, कितना खर्चा किया, कितना कमाया, उसका जो होता है ना निर्दिष्ट काल में मापी जाने वाली इकाई। इस अवधारणा को निम्नलिखित उदाहरण द्वारा सरलता से अपन समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल देके, माना किसी एक वर्ष की 1 जुलाई को एक बांध में 20 फीट पानी का स्तर है। अब ये पर्टिकुलर डेट है 1 जुलाई, और इसमें पानी का स्तर कितना है, तो ये इस दिन का क्या हो गया, स्टॉक है भाई, आपने पास 20 फीट पानी पड़ा हुआ। बरसात के कारण 3 महीनों में यह बढ़कर कितना फीट हो गया, 40 फीट हो गया। हो जाता है पूरे वर्ष भर में पीने, खेती, उद्योग धंधों में पानी की खपत होने के कारण अगले वर्ष कब, 30 जून को पानी का स्तर कितना रह जाता है, 25 फीट रह जाता है। ठीक है, कितना रह जाता है अपना, 25 फीट ही रह जाता है। इस उदाहरण में 3 बातें महत्वपूर्ण है। 1 जुलाई को शुरुआत में पानी का स्तर कितना था, 20 फुट। दूसरा क्या था कि वर्ष में 3 माह में पानी की आवक कितनी हुई, 20 फीट। बरसात के कारण पानी की आवक 20 फीट हुई, तथा वर्ष में जावक कितनी फीट हुई, अलग अलग काम में कितनी हुई, 15 फीट हुई। और वर्ष के आखिरी दिन 30 जून को पानी का स्तर कितना रह जाता है, 25 फुट। भाई शुरुआत में कितनी थी आपकी, 20 फुट, 15 फुट आपकी आवक हुई, नहीं सॉरी 20 फीट आपकी आवक हुई, 15 फीट आपकी जावक हुई, तो साल के अंत में कितना बचा, 25 फुट पानी का स्तर बचा। ठीक है, अब ऊपर बताई गई 3 बातों में 1 जुलाई 30 जून को पानी का स्तर यानी कि स्टॉक कितना था, ये पर्टिकुलर डेट था, तो ये 1 जुलाई का स्टॉक कितना था, 20 फुट। और
1 जुलाई व 30 जून के समय बिंदु क्या है, एक पॉइंट ऑफ 1 जुलाई और 30 जून, और 30 जून वो कितना है अपना 25 फुट। तो ये क्या एक पॉइंट ऑफ टाइम है। और इसी तरह जुलाई व जून के दो समयों के बीच की समय अवधि 1 जुलाई 2023 से अपन नाप रहे हैं, कब से कब तक नाप रहे हैं इसको, अपन नाप रहे हैं 1 जुलाई 2022 से लेके 30 जून 2023 तक, सॉरी 24 तक। यहाँ पे 22 था और यहाँ पे 23 है, ठीक है। अब इस तारीख को कितना था 20 फुट, आया कितना, आया कितना 20 फुट, और गया कितना 15 फुट। साल के अंत में कितना बचा 25 फुट। तो ये जो डेट है ना, ये 1 जुलाई और 30 जून, ये क्या है पॉइंट ऑफ टाइम है कि इस तारीख को कितना था। तो ये क्या हो गया स्टॉक, ये क्या हो गया स्टॉक। अब ये जो इस पीरियड के बीच में जो काम हुआ ना, उसे क्या कहेंगे अपन, प्रवाह कहेंगे, फ्लो। तो इन दो बंदों के बीच की समय अवधि में पानी की आवक 20 फुट हुई और जावक 15 फीट हुई। इस प्रकार शुद्ध पानी की आवक कितनी हुई 5 फुट। 20 आयो 15 गयो, कतरो बच्यो 5। तो ये 5 फुट क्या हुई, इसकी शुद्ध आवक हुई। यही इसका फ्लो है। राष्ट्रीय आय में इसी तरह फ्लो होता है, और यह प्रवाह एक क्या होती है, अवधि के बीच में मापी जाती है। और इसकी अवधि भारत में किसी वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च दो समय बिंदु के बीच में संबंध रखता है। इसी तरह समय के एक निर्दिष्ट बिंदु पर संपत्ति का एक स्तर, अपन स्टॉक नापते हैं कि कितनी संपत्तियां हैं देश के पास। और राष्ट्रीय आय में इस प्रकार का फ्लो उत्पादक आर्थिक क्रियाओं से उत्पन्न होता है। जो उत्पादन करती है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, सर्विस प्रोवाइड करने वाली सर्विस कंपनियां, तो उनकी आर्थिक क्रियाओं से उत्पन्न होता है। आर्थिक क्रिया कौन सी, खरीदने बेचने की क्रियाओं से। एक देश के लोग राष्ट्रीय आय का प्रवाह उत्पादन आर्थिक क्रियाओं से वहां के समस्त साधनों के उपयोग द्वारा अर्जित करते हैं। राष्ट्रीय आय का प्रवाह उत्पादक आर्थिक क्रियाओं से देश के लोगों के बीच चक्राकार के रूप में उसी तरह घूमता रहता है जैसे शरीर में रक्त का संचरण होता है। मतलब क्या हुआ कि जो आय का फ्लो है, जैसे अपन ने पानी का एग्जाम्पल देके बताया कि शुरुआत में 20 फुट था, फिर 20 फुट बारिश हुई, 20 फुट और आया, 15 फुट लोगों को सप्लाई कर दिया, तो 5 फुट लास्ट में नेट शुद्ध बचते हुए 25 फुट लास्ट में आपका बचता है। तो 2 पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या था आपका पॉइंट ऑफ टाइम था। ऐसे ही क्या होता है, किसी देश के पास एक पर्टिकुलर 1 अप्रैल को क्या होती है, असेट होती है। असेट मतलब कितनी संपत्तियां इस देश के पास। ऐसे 31 मार्च को नापते 1 साल बाद कि यार आज के दिन इसकी कितनी संपत्तियां हैं। फिर इन दोनों के बीच में जो कम ज्यादा फ्लक्चुएशन होता रहता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लो कहते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय आय को मापा जाता है। और ये क्या होता है, कैसे चक्राकार तरीके से चलता रहता है। और राष्ट्रीय आय में क्या होता है कि कौन कमाते हैं पैसा, उत्पादन कौन करता है, पैसे कमाता कौन है, इंडस्ट्रियां कमाती है, उत्पादक लोग कमाते, उत्पादक कमाते हैं जो कि वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करते हैं। और ये किससे कमाते हैं, आर्थिक क्रियाओं से, खरीदने बेचने या लोगों को सुविधा प्रदान करके उसके बारे में पैसे लेने से लेकर वो कमाते हैं। आ रहा समझ। और ये क्या है, साइकिल एकदम चलता रहता है। एक व्यक्ति के पास पैसा है, वो दूसरे व्यक्ति को उस चीज का खरीदेगा, वो दूसरा व्यक्ति उस चीज आपको बेचेगा, आप फिर बेच के वो उस पैसे को फिर किसी और काम में लगाएगा, फिर वो आपको बेचेगा, फिर आप उसको पैसा दोगे, फिर वो बेचेगा। तो एक साइकिल इसमें चलता रहता है। अब पढ़ेंगे अपन आय का चक्राकार प्रवाह की। ये आय का जो सर्कुलर है, ये इनकम का जो सर्कुलर है, वो कैसे घूमता है। आय के चक्राकार प्रवाह से आशय कि देश का उत्पादन आय और व्यय के रूप में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चक्र की भांति घूमता रहता है। जैसे एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में गया, दूसरे सेक्टर से तीसरे सेक्टर में गया, इसके पास गया, इसके पास से पैसा इसके पास गया, इसके पास से पैसा वापस इसके पास आया, फिर पैसा यहाँ से इसके पास जाएगा, फिर यहाँ से इसके पास आएगा, फिर वापस इसके पास आएगा। तो एक तरीके से क्या होता है, साइकिल होता है। ठीक है, आ रहा समझ में।
तो आय का चक्राकार प्रवाह से यही मतलब है कि भाई इनकम है ना एक जगह ठहरती नहीं है, घूमता रहता है, पैसा घूमता रहता है। और कभी कभी अगर पैसा घूमता रहता है तो फिर सरकार क्या करती है, कुछ ऐसी नियम ऐसे स्कीम निकालती है कि लोगों से पैसा निकलवाए। तो उसके लिए जैसे अगर आपने देखा होगा कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, तो अभी बीच में सरकार ने क्या किया था कि आप है ना घूमने जाओ। अभी कोरोना के बाद क्या था कि इकोनॉमी पूरी ठप हो गई थी, तो सरकार ने पहले क्या था घूमने जाने के लिए पैसे देती थी। तो सरकार ने एक ऑप्शन दे दिया, अगर आप घूमने नहीं जाओ तो कोई बात नहीं, आप बस जितने कि आप घूमने के पैसे खर्चे के लिए एलिजिबल हो उसका आप 3 गुना तक आप माल खरीद लो, हम उसका 1 गुना पैसा दे देंगे। तो वो पैसा सरकार दे देती, तो लोग उन्होंने उस टाइम पे एसी, फ्रिज, कूलर वूलर जो घर की काम की चीजें थी ना, उन्होंने लोगों ने खूब खरीदे उस टाइम। तो ये क्या करती है कि अगर मान लो पैसा कहीं रुक जाता है इकोनॉमी में, तो इनको पैसा खर्च करने के लिए सरकार कुछ ना कुछ करती है। जैसे लोगों के पास पहले क्या था, सोना बहुत पड़ा हुआ था, लोग निकालते नहीं थे, अपने घर में दबा के रखते थे। तो गवर्नमेंट ने क्या की, स्कीम की कि सोना जमा कराओ, उसके लिए गोल्ड बॉन्ड लो और उस पर ब्याज प्राप्त करो। घर में पड़ा सोना किस काम आएगा, अगर आप हमें दोगे तो हम उसके ऊपर ब्याज देंगे। तो लोगों ने भर भर के सोने उसमें गोल्ड बॉन्ड ले लिए, तो सरकार के पास सोना आ गया और लोगों के पास पैसा आ गया। लोगों ने पैसे को क्या किया, खर्च किया। इस प्रकार से ये क्यों करती है ये ऐसा कि क्योंकि भाई पैसा रुकना नहीं चाहिए ना एक जगह, अगर चलता रहेगा तो इकोनॉमी चलती रहेगी। आय के चक्राकार प्रभाव के विचारों को पहली बार फ्रांस के प्रकृतिवादी कृषि अर्थशास्त्री फ्रैंकाइज क्विज़ ने सन 1758 द्वारा किया। सर्वप्रथम इसका प्रवाह जो विचार था चक्राकार प्रवाह का, ये जो सर्किल का प्रवाह का, ये विचार किसने दिया, फ्रांस का कोई प्रकृतिवादी कृषि वैज्ञानिक था, कृषि अर्थशास्त्री। इसने ये क्या किया था, कौन था, नाम क्या था, फ्रैंकाइज क्विज़ने। फ्रैंकाइज क्विज़ने नाम याद रखना है, फ्रैंकाइज क्विज़ने। फ्रैंकाइज क्विज़ने कब किया, सन 1758 के द्वारा किया गया। आय का चक्राकार प्रवाह का सर्वप्रथम संज्ञा किसने दी, फ्रैंकाइज क्विज़ने ने। फ्रांस का जो प्रकृतिवादी कृषि अर्थशास्त्री था उसने दिया था 1758 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स ने फ्रैंकाइज क्विज़ने की आर्थिक तालिका को दोबारा प्रकाशित किया। इसके बाद कौन आयो, कार्ल मार्क्स आयो। कार्ल मार्क्स का है कि ये जो है ना, ये जो फ्रैंकाइज क्विज़ने उसने जो थ्योरी दी थी उसको और डिटेल में उसको समझाया, प्रकाशित किया। एक देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र होते हैं, जैसे परिवार होता है, परिवार में कौन होता है, लोग उपभोक्ता होते हैं, परिवार। उसके बाद होता है व्यवसाय। व्यवसाय क्या करता है, वस्तुओं या सेवाओं का क्या करता है, उत्पादन करता है। तो एक देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र होते हैं, जैसे परिवार, जिसका मतलब परिवार का मतलब ये होता है कि उपभोक्ता जो चीजों को, वस्तुओं को उपभोग करते हैं, काम में लेते हैं, खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। दूसरा होता है व्यवसायिक, जो होता है कि उत्पादक, जो चीजों और वस्तुओं और सेवाओं का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, बनाते हैं। तीसरा होगी सरकार। तो ये क्या है, अलग अलग क्षेत्र है, सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर है। उपभोक्ता खाएगा, कंज्यूम करेगा तो क्या करेगा, उत्पादक बनाएगा। कोई अगर मान लो कोई वस्तु ऐसी है कि जिसका उत्पादक कंज्यूम ही नहीं करेगा, तो वो उपभोक्ता बना के भी क्या करेगा उसका, ठीक है। तो सब आपस में एक दूसरे पर निर्भर। और व्यवसाय क्या करेगा, चीजों का उत्पादन करेगा, उत्पादन कराकर क्या करेगा, उपभोक्ता से या टैक्स वसूल करेगा, टैक्स वसूल करके गवर्नमेंट को जमा कराएगा। और गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा तो वो क्या करेगी, विकास कार्यों पर खर्च करेगी। और विकास कार्यों पर किससे खर्च करेगी, उपभोक्ताओं पर, आम जनता के ऊपर। और अगर बात करें परिवार की, तो परिवार के लिए क्या होता है, आवश्यक वस्तुओं की जरूरत होती है। तो वो जरूरतें कौन पूरी करता है, उत्पादक पूरी करता है उन वस्तुओं को। जैसे मेरे को किसी चीज की आवश्यकता है, अगर कोई चीज, जिस चीज की आवश्यकता है उसका प्रोडक्शन नहीं होगा तो मेरी आवश्यकता की पूर्ति कैसे होगी। तो ये क्या होता है कि तीनों जो क्षेत्र हैं वो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। विभिन्न घटकों जैसे परिवार, उपभोक्ता, व्यवसाय इत्यादि की एक दूसरे पर निर्भरता की आय के चक्राकार प्रवाह की सहायता से समझ सकते हैं, यानी कि सर्कुलर ऑफ द फ्लो ऑफ द इनकम के रूप में हम समझ सकते हैं। उत्पादन के साधनों की आर्थिक क्रियाओं के द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है। आले पर्व यानी कि अर्लर
आयलर के प्रमेय के अनुसार समस्त उत्पादन का पूरा पूरा बंटवारा उत्पादन के साधनों को हो जाता है। जितना भी आप उत्पादन करते हो उस उत्पादन का जो बंटवारा होता है, उत्पादन में जो इनकम होती है उसका बंटवारा किससे होते हैं? उत्पादन के साधनों के बीच में होती है, उत्पादन के साधनों के बीच में होता है। अब उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं? जैसे श्रम, श्रम का मतलब श्रमिक काम कर रहे हैं आपके, लेबर, ये आपके श्रम है। श्रमिक को क्या करते हैं अपन? उत्पादक उसको पैसा देता है। मशीन है, मशीन मतलब अब आप प्रोडक्शन में क्या लगा दी? मशीन लगा दी आपने। श्रम की जगह कुछ जगह मशीन ज्यादा काम आती है, लेकिन फिर भी उस मशीन को भी संभालने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? श्रमिकों की आवश्यकता होती है। पूंजी होती है, ये उत्पादन के साधन है। पूंजी होती है, उस व्यवसाय का मालिक पैसा लगाता है, तो पैसा लगाता है तो उसके रूप में उसको ब्याज मिलता है। तो ये क्या होता है? इन जो उत्पादन से जो भी कमा रहे हो ना, उनका किसके उनके बीच में क्या होता है? बंटवारा होता है। पूंजी वाला क्या करेगा? अपना लाभ प्राप्त करेगा। मशीन का किराया वसूल होगा। श्रम का क्या होगा? उसकी मजदूरी दी जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है? उत्पादन के साधनों के बीच में इनका क्या हो जाता है? बंटवारा हो जाता है। समस्त उत्पादन का संपूर्ण बंटवारा किस पे होता है? उत्पादन के साधनों से होता है। ठीक है, इस प्रकार साधनों को उत्पादन का वितरण होने पर उन्हें साधन आय प्राप्त होती है। और जो आपने उत्पादन किया, उत्पादन से जो पैसा मिला आपको, उस पैसे से आपने क्या किया? मजदूर को मजदूरी चुकाई, मशीन का किराया चुकाया, और जो मालिक है उसको क्या दिया आपने? उसका लाभ दिया, ब्याज दिया, कुछ भी हो सकता है। तो ये उसका क्या होता है? उनको आय प्राप्त हो जाती है। मजदूर को मजदूरी मिल गई तो उसकी आय हो गई। तो उनको जो मजदूरी हम देते हैं, मजदूर को मजदूरी उसे कहते हैं उसकी साधन आय। ऐसे मशीन का जो किराया होता है उसका होता है साधन आय। तो इस प्रकार साधनों को उत्पादन का वितरण होने पर उन्हें साधन आय प्राप्त होती है। देश के लोगों द्वारा साधन आय को खर्च करके वस्तु एवं सेवाओं को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब श्रमिक कौन होगा? आम व्यक्ति होगा, उसका भी अपना परिवार होगा। अब उनको क्या प्राप्त हो गई? साधन आय प्राप्त हो गई। साधन आय प्राप्त हो गई तो अब वो क्या करेंगे? अपने पर्सनल खर्चे उससे करेंगे, अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के खर्चे उनको करेंगे। तो क्या पूरा रोटेशन घूमता रहता है। इस प्रकार देश के परिवारों तथा व्यवसायिक फर्मों के मध्य उत्पादक आर्थिक क्रियाओं के द्वारा कमाई गई आमदनी घूमती रहती है, जिसे आय का चक्राकार प्रवाह कहते हैं। आय के चक्राकार प्रवाह को दो क्षेत्रों के मॉडल की सहायता से निम्नानुसार समझ सकते हैं। मॉडल क्या है? ये परिवार है, ये व्यवसायिक फर्म है जो कि उत्पादन करती है। क्या करती है? उत्पादन करती है वस्तुओं सेवाओं का। तो ये क्या करती है? परिवार क्या हुआ? परिवार में लोग होते हैं एक, और परिवार का ही कोई व्यक्ति होता है जो कोई बिजनेस संभालता है, बिजनेस करता है। परिवार का ही कोई व्यक्ति होता है जो कोई मशीन करके किसी को किराए पे देता है। परिवार क्या क्या दे रहा है बिजनेस फर्म को? श्रम दे रहा है, अपनी पूंजी भूमि लगा रहा है। परिवार का ही व्यक्ति होगा ना, कोई काम धंधा खोलेगा तो भूमि लगा रहा है, पूंजी लगा रहा है, पैसे लगा रहा है, और उद्यमी होता है साहसी। तो ये किस में लगा रहा है? व्यवसायिक फर्म में लगा रहा है। अब व्यवसायिक फर्म इन चीजों के बदले इसको क्या दे रही है? श्रम को क्या दे रही है? मजदूरी। भूमि को उसका लगान दे रही है, मतलब भूमि का उसका किराया दे रही है। पूंजी का उसको ब्याज या लाभ दे रही है, और उद्यमी को उसका लाभ दे रही है। पूंजी के लिए ब्याज मिल रहा है, उद्यमी का उसको लाभ ले रही है। क्योंकि उद्यमी कौन होता है? उद्यमी का मतलब होता है साहसी। साहसी का मतलब होता है कि बिजनेस करने का साहस रखने वाला, अपने रिस्क के ऊपर बिजनेस खोलता है कि चलेगा नहीं चलेगा, तो उसके एवज में उसको क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए होता है। अब ये काम हो गया। देखो ये क्या? श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यमी दे रहा है, तो ये इसके बदले में क्या प्राप्त कर रहे हैं? मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ। असेट दी, अपनी कुछ भी दिया, उसके बदले में ये साधन आय होगी। ये क्या हो गई? सारी साधन आय हो गई। अब ये जो साधन आय प्राप्त हो गई, इसको क्या करेगा? ये खर्चा करेगा। भाई परिवार क्या करेगा? मजदूर मजदूरी कमा के क्या करेगा? तेल लाएगा, चीनी लाएगा, सब्जी लाएगा, मकान खरीदेगा, अपनी जरूरत की चीजें खरीदेगा। तो ये खर्चा करके किसको दे रहा? व्यवसायिक। किससे खरीदेगा? किसी व्यवसायिक संस्थान से खरीदेगा। ये सारी
सब्जी किससे खरीदेगा? सब्जी बेचने वाले से। मकान खरीदेगा किससे? मकान बनाने वाले से। तो ये क्या है? व्यवसायिक फर्म है, तो उसका उपभोग वे करेगा। अब उपभोग वे करेगा तो ये इसकी जो ये तो इसका लिए तो खर्चा हो गया और इसके लिए क्या हो गई? आय हो गई। अब ये आय को प्राप्त करके क्या करेगा? वस्तुओं और सेवाओं का इसको परवाह कर देगा। भाई इसके बदले में इस खर्चे के लिए इसको दे देगा ना सारी चीजें। क्या देगा? जैसे आवश्यकता की जो भी चीजें हैं वो दे देगा। रोटी, कपड़ा, मकान, घर, परिवार, जो बिजली, पानी, एसी वेसी, फ्रिज सब दे देगा। ठीक है, पूरा रोटेशन ऐसे घूमता है। फिर ये क्या करेगा? इसके पास पैसे खत्म हो जाएगी, ये कमाने जाएगा तो इसको पैसे मिलेंगे तो ये खर्चा करेगा तो फिर इसके पास वस्तुओं का प्रवाह हो जाएगा। तो ये एक इस प्रकार से चक्राकार प्रवाह चलता है। ठीक है, थोड़ा सा या इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। हाँ, जैसे कि मानव शरीर की उसकी कार्य प्रणाली को मिट्टी, प्लास्टिक के मॉडल द्वारा आसानी से समझ सकते हैं, इसी तरह एक देश की अर्थव्यवस्था के परिवारों और व्यावसायिक फर्मों के मध्य आमदनी के चक्राकार प्रभाव को एक मॉडल की सहायता से आप समझ सकते हैं। जैसे अगर शरीर की अगर बनावट देखें तो एक आपने कंकाल देखा होगा। कंकाल से अपन पता लगा सकते हैं कि शरीर की इतनी हड्डियां होती है, ऐसी हड्डियां ऐसी होती है, इसका यूरिया रूप होता है, सबसे बड़ी कौन सी होती है, सबसे छोटी कौन सी होती है। इसी प्रकार जैसे उसको मॉडल होता है वैसे ही इनका क्या होता है? इनकम का भी एक मॉडल होता है। और इसी तरह देश की अर्थव्यवस्था के परिवारों और व्यवसायिक फर्मों के मध्य आमदनी के चक्राकार प्रवाह को भी एक मॉडल की सहायता से अपन समझ सकते हैं। आय का चक्राकार प्रवाह मॉडल निम्न बातों को आवश्यक मानता है। अब उस मॉडल को समझने के लिए कुछ उसकी मान्यताएं होती है। तो वो ये है कि एक देश संपूर्ण उत्पादन केवल व्यवसायिक फर्में ही करती है। सबसे पहली मान्यता है कि जो भी प्रोडक्शन होगा वो व्यवसायिक फर्में ही करेगी जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होगा। इसमें वो फर्में शामिल नहीं की जाएगी जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। जैसे फ्री पॉकेट की जो संस्थाएं होती हैं उनको शामिल नहीं किया जाता। फ्री पॉकेट में कौन सी हो गई? जैसे मैंने कोई एनजीओ खोल रखा है तो लोगों को क्या करता हूँ मैं, बिना पैसे लिए लोगों को घर प्रोवाइड कराता हूँ, लोगों को दूध फ्री में उपलब्ध कराता हूँ जो कि कुपोषित के शिकार है। तो इसमें क्या पैसा का फ्लो नहीं होता, तो इसलिए वो नहीं आती। ओनली वही आती है जो पैसे के बदले में सेवाएं देती है, व्यवसायिक फर्में आती है। व्यवसायिक फर्में अपना संपूर्ण उत्पादन बेच देती है। ये नहीं मानते कि कोई भी उत्पादन उसके बाद बचेगा, जो प्रोडक्शन कर रहा है वो सारा का सारा माल बिक जाता है। दूसरी मान्यता यह है बिना बेचा उत्पादन कच्चा माल शेष नहीं रहता कभी भी। ये मानता है कि जितना माल बनाया उतना माल बिक जाएगा। तीसरी मानता है कि एक देश में सरकार तो होती है किंतु वह कर इत्यादि नहीं लेती और लोगों को सहायता या अनुदान नहीं देती। तीसरी मान्यता क्या है कि सरकार तो होती है लेकिन वो क्या करती है कि लोगों की भलाई के लिए कोई काम नहीं करती, ना ही कोई टैक्स लेती है। जब भाई पैसा नहीं लेगी तो पैसा खर्च कहाँ से करेगी? तो ना तो वो टैक्स लेती है और ना ही उसके लिए कोई सब्सिडी देगी या फ्री की कोई चीजें बांटेगी। तीसरी मान्यता हो गई। चौथी मान्यता है कि एक देश की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था, अर्थात आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं करते। तो ये चीजें इस मान्यता पर आधारित है। ये जो मॉडल है ना, जो अपन उस मॉडल को समझने से पहले, आय का चक्राकार मॉडल है, उसको समझने से पहले ये जो मान्यताएं हैं, ठीक है, इन मान्यताओं को आप पहले एक्सेप्ट करोगे तब ये मॉडल काम करेगा। क्या कि व्यवसायिक फर्में होती है, उसका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है, फ्री पॉकेट में नहीं बांटनी। दूसरी सरकार तो होती है लेकिन वो क्या नहीं करती, ना तो टैक्स लेती है ना ही फ्री पॉकेट की सेवाएं देती है। और जो भी माल बेचती है, पूरा का जो भी माल उत्पादन करती है वो पूरा का पूरा माल बिक जाता है, कोई भी उसके पास शेष नहीं रहता। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ नहीं होता। एक देश के अंदर जितना ही उत्पादन होता है उतना ही माल बिकता है। बाहर से कोई इंपोर्ट नहीं करते, बाहर से अपन बाहर में कोई चीजें नहीं बेचते। इतना काम है, ठीक है। यदि भी एक देश की अर्थव्यवस्था खुली होती है तब आय के चक्राकार प्रवाह के क्षेत्रों की संख्या 5 हो जाती है। परिवार होती है, व्यवसायिक फर्में होती है, पूंजी बाजार होता है, सरकार होता है, शेष विश्व होता है। अगर
किसी देश को, अब इसमें चौथी मान्यता कहती है कि एक देश की अर्थव्यवस्था बंद होती है। लेकिन अगर अपन ये मानते कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फिर कौन हो जाते हैं, 5 व्यक्ति हो जाते हैं। कौन कौन सा हो गया, एक तो परिवार हो गया जो कि वस्तुओं सेवा को उपभोग करता है, व्यवसायिक फर्में हो गई, एक पूंजी बाजार हो गया। पूंजी बाजार मतलब जहां से आप माल खरीदोगे या जहां से माल उपभोक्ता अपना माल बेचेगा। 1 2 3, चौथा क्या हो गया, सरकार हो गई जो इसको रेगुलेट करेगी, कर लगाएगी, ठीक है। और 5वां क्या हो गया, शेष विश्व। शेष विश्व जहां से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे। तो ये 5 पक्षकार हो जाते हैं। एक सरल आय के चक्राकार प्रवाह के मॉडल के निम्न 2 क्षेत्र होते हैं। प्रथम क्षेत्र यानी कि परिवार क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र यानी कि व्यवसायिक क्षेत्र। अब इसके दो क्षेत्र हो जाते हैं, कौन कौन से, परिवार क्षेत्र और बिजनेस क्षेत्र। तो परिवार क्षेत्र से आशय वह क्षेत्र है जो उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है। जो उत्पादन के साधन मतलब कोई भी चीज को अगर प्रोडक्शन करना है, उत्पादन करना है, तो उसके लिए साधनों की आवश्यकता होती है। जैसे मैं अगर इस लेक्चर को मैं दे रहा हूं तो मेरे पास क्या है, एक कंप्यूटर है, एक कैमरा है, ठीक है, और मैं खुद हूं तो मैं क्या हूं, एक तरीके से इसका मालिक हूं, या मेरे को श्रमिक भी कह सकते हैं कि मैं काम कर रहा हूं। ये साधन क्या है, कंप्यूटर क्या है, एक तरीके से मशीनरी है। तो इनका क्या होता है, ये जो परिवार होता है ये इनका मालिक होता है। किसी परिवार का कौन व्यक्ति श्रम होता है, श्रम यानी कि लेबर, काम करने वाला व्यक्ति, तो वो क्या होता है, परिवार का ही मालिक, श्रम का ही मालिक होता है, कि वही लेबर प्रोवाइड करता है। भूमि भी कौन देगा, परिवार ही देगा। पूंजी कौन देगा, कोई परिवार का व्यक्ति ही देगा। तो ये क्या होते हैं, उत्पादन के साधनों के स्वामी होते हैं। परिवार में केवल व्यावसायिक फर्मों के द्वारा किए गए उत्पादन का उपभोग होता है। और ये जो परिवार के जितने भी लोग हैं, चाहे वो भूमि, पूंजी, श्रम कुछ भी हो, ये क्या करते हैं, इनको सेवाएं मतलब अपना वो देते हैं और उसके बदले में उत्पादक से जो वस्तुएं होती है उसको उपयोग में लेते हैं, ठीक है। परिवार क्षेत्र के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा है आपका व्यवसायिक क्षेत्र। व्यवसायिक क्षेत्र का अर्थ वह क्षेत्र है जो परिवार से उत्पादन के साधनों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है। परिवार से क्या लिया, श्रम लिया, परिवार से मशीन ली, परिवार से भूमि ली, परिवार से पैसा लाया और उसको लगा के एक फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री लगा के वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया। तो ये क्या करता है, व्यवसायिक क्षेत्र क्या है, जो परिवार क्षेत्र से जो उत्पादन के साधन प्राप्त करता है और उपभोग है तो उत्पादन को परिवार को बेच देता है, और उपभोग करने के बाद जो वस्तु उत्पादित होती है उसको किसको बेच देता है, परिवार को बेच देता है। इस रेखा चित्र को 14.1 की सहायता से आप समझ सकते हैं। तो 14.1 अपना कौन सा वाला है, ये वाला, ये इसको क्या भूमि पूंजी श्रम दे देता है, ये मजदूरी ब्याज लगान के रूप में पैसा ले लेता है, ये इसका खर्च कर देता है और ये वस्तुओं और सेवाओं का संग्रह हो जाता है। इस प्रकार देश के उत्पादन में साधनों के परिवार से व्यवसायिक फर्मों की ओर तरफ जाते हैं और व्यवसायिक फर्मों द्वारा साधनों के बदले मुद्रा का भुगतान करके प्रतिफल के रूप में किया जाता है। व्यवसायिक परिवार व्यवसायिक फर्मों से जो मुद्रा का भुगतान आय के रूप में किया जाता है। परिवार व्यवसायिक फर्मों से जो मुद्रा का भुगतान आय के रूप में किया जाता है उसे दोबारा व्यवसायिक फर्मों को भुगतान वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए करते हैं। परिवार मुद्रा के बदले में व्यवसायिक फर्मों से उपभोग हेतु वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त कर उसका उपभोग करता है। मतलब अपनी सेवा देके पैसे लेता है, पैसे देके उनसे वस्तुएं खरीदता है और वस्तु खरीद करके वो व्यवसायिक फर्म उसको दे देती है। ये प्रवाह 2 प्रकार का होता है। वास्तविक प्रवाह, इसमें उत्पादन के साधनों का प्रवाह उत्पादन के साधनों का परिवार से व्यवसायिक फर्मों की ओर होता है, तथा व्यवसायिक फर्मों से उपभोग हेतु वस्तुओं और सेवाओं का परिवार की ओर प्रवाह होता है। 2 प्रवाह होते हैं। एक तो ऊपर वाला में क्या होगा, श्रम, भूमि, पूंजी और उत्पादन के अन्य साहसी, वो किसको देगा, साधन किसको देगा, व्यवसायिक फर्म को। व्यवसायिक फर्म उसको क्या देगी, पैसे देगी। पैसे किसके रूप में, मजदूर को मजदूरी देगी, अब भूमि को लगान देगी और साहसी को उसका लाभ देगी, मशीन का उसका किराया देगी। तो ये क्या होता है, पहला प्रवाह। दूसरा होता है मौद्रिक प्रवाह। मौद्रिक प्रवाह में क्या होता है कि यह प्रवाह व्यवसायिक फर्मों से साधन भुगतान का परिवार की ओर तथा परिवार से उपभोग के रूप में व्यवसायिक फर्मों की ओर प्रवाह होता है। ये क्या करती है, अब उस पैसे को वो आ गया, अब ये क्या करती है, पेमेंट करती है किसको, व्यवसायिक फर्मों को। पहला काम आ गया
कि उसने मजदूरी किसको दे दी, व्यवसायिक फर्म में, व्यवसायिक फर्म ने उसके लिए पैसे दे दिए उसको, परिवार को। अब ये परिवार अपने जरूरत की चीजें खरीदने के लिए किसको पेमेंट करेगा, व्यवसायिक फर्म को। व्यवसायिक फर्म उसके बदले में क्या देगी, जो उत्पादन की है वो वस्तु और सेवाएं उसको देगी। ये दूसरा उसका प्रभाव हो गया। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को लेन देन के प्रवाह का यह क्रम एक देश की अर्थव्यवस्था में लगातार चलता रहता है और उपयोग का निष्कर्ष ये होता है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के लेन देन, क्रय विक्रय की राशियां क्या होती है, बराबर होती है। अर्थात एक देश में समस्त उत्पादकों को मिलने वाली राशि उतनी होती है जितनी कि देश में समस्त उपभोक्ताओं द्वारा खर्च की गई। पहली मान्यता यह है कि किसी भी जो उत्पादक को है ना, उतने ही पैसे मिलते हैं कि जितने मैं खर्च कर रहा हूँ। पहली मान्यता ये कि जितने भी उत्पादक हैं उनको पैसा उतना ही मिलेगा जितना कि उपभोक्ता खर्च करेगा। दूसरी ये कि आय के चक्राकार प्रवाह को चित्र के देखने से यह स्पष्ट होता है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के प्रवाह विपरीत दिशा में होता है। पहले उसको देगा फिर उसका जस्ट विपरीत उल्टा होगा। वस्तुएं एवं सेवाओं को भाव प्रवाह जिस दिशा में होता है उसके विपरीत दिशा में मुद्रा का प्रवाह होता है। कैसे, परिवार पैसा देगा व्यवसायिक उत्पादक को, व्यवसाय फर्मों को, व्यवसाय फर्में उसको क्या देगी, वस्तु और सेवाएं देगी। तो जस्ट उल्टा काम होता है, एक ये पैसा देता है, वो दूसरा उसको वस्तुएं और सेवाएं देता है। तो ये क्या होता है, इसके बीच विपरीत प्रवाह होता है। उत्पादन के साधनों का प्रवाह जिस दिशा में होता है उसके विपरीत दिशा में उत्पादन के साधनों के प्रतिफल का प्रवाह के रूप में मुद्रा का प्रवाह होता है। मतलब वो मजदूरी लगान उगान जो भी देता है उसके बदले में वो मुद्रा का प्रवाह। तो इसमें भी वही बात है। आय के चक्राकार प्रवाह में वस्तुएं एवं सेवाएं उसके प्रयोग की अवधि के आधार पर वर्गीकृत की जाती है। कौन कौन सी वस्तुएं किस किस प्रकार की होती है। तो वस्तुएं का प्रकार की बात करें तो दो प्रकार की होती है, उपभोग और पूंजीगत वस्तुएं। उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका पूरा पूरा उपभोग करके खरीदने के बाद ही हो जाता है। वे वस्तुएं जिनका पूरा पूरा उपभोग उसके खरीदने के बाद ही हो जाता है उपभोग्य वस्तु होती है। उपभोग्य वस्तु में उपभोक्ता के द्वारा समाज के लोग अपनी आवश्यकताओं को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं, कि जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनको संतुष्ट करते हैं। ठीक है। और उपभोग्य वस्तुएं अन्य वस्तुओं के उत्पादन में काम में नहीं ली जाती। ठीक है। उपभोग्य वस्तुएं मैं क्या कर दूंगा, किसी चीज को खाने के लिए, कंज्यूम करने के लिए काम में लूंगा। ऐसे नहीं कि उसको खरीद के किसी और चीजों का प्रोडक्शन करने में काम में ले ली। तो ये क्या होती है, उत्पादन में काम में नहीं ली जाती। सामान्यतः व्यावसायिक फर्में सुपुर्दगी के लिए तैयार वस्तुएं एवं सेवाओं को भंडारण करके रखते हैं। जो व्यावसायिक फर्में होती है उपभोग्य वस्तुओं का एक स्टोर करके रखती है माल, और जैसे कोई खरीदते आता है तो उस स्टोर से उस माल को बेच देती है। उपभोग्य वस्तुएं अंतिम वस्तुएं होने के कारण राष्ट्रीय आय की गणना के लिए इनके मूल्यों का समावेशन किया जाता है, और जो फाइनल अंतिम उपभोग्य वस्तुएं होती है ना, उसी को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किसको किया जाता है, उपभोग्य वस्तुएं। अब उपभोग्य वस्तुएं क्यों, क्योंकि इसके बाद कोई और उत्पादन नहीं होगा। फाइनल अंतिम वस्तुएं होती है कि इसके बाद कंजम्पशन ही होगा इनका, इसके बाद और कोई यूज नहीं होगा। तो इसलिए ये सर्व उपयुक्त आय की गणना का वो क्या है, विधि है कि ये अंतिम वस्तुओं को इसमें शामिल करते हैं। सारी बात समझ में। और उपभोग्य वस्तुएं एवं सेवाओं को दाना, जैसे खाने पीने की आपकी चीजें हो गई, कपड़े हो गया, वाहन हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, आपकी कक्षा की पुस्तकें हो गई। उपभोग्य वस्तुओं में सेवाएं, गैर टिकाऊ वस्तुएं शामिल हो गई। कई बार टिकाऊ उपभोग्य वस्तुएं व्यावसायिक उपयोग में लेने की स्थिति में पूंजीगत वस्तुएं कहलाती है। टिकाऊ मतलब कुछ उपयोगी वस्तु ऐसी होती है कि लंबे टाइम तक चलती है। जैसे मैंने मोटरसाइकिल खरीद ली है तो उपयोगी वस्तु, क्योंकि मैं इसको काम में लूंगा, कंज्यूम करूंगा, कि डेली ऑफिस जाऊंगा आऊंगा अपने, और कोई डेली काम करूंगा। लेकिन ये क्या है, एक साल में खत्म हो जाएगी क्या, एक साल से ज्यादा साल, 5 साल 10 साल तक चलेंगी। तो क्या टिकाऊ वस्तुएं हो जाती है, तो ये पूंजीगत वस्तुएं कहलाती है। अब अगर पूंजीगत वस्तुएं की बात करें तो उत्पादन में सहायता करने वाले समस्त साधन जो टिकाऊ होते हैं पूंजीगत वस्तुएं कहलाती है। टिकाऊ मतलब लंबे समय तक चलने वाले। उत्पादन में सहायता करने वाले जो साधन हो गए वो क्या होते हैं, टिकाऊ होते हैं, तो उसे पूंजीगत वस्तुएं कहते हैं। पूंजीगत वस्तुओं द्वारा कई वर्षों तक उत्पादन किया जा सकता है। जैसे मैंने मोटरसाइकिल ले लिया तो मोटरसाइकिल को मैं कई सालों तक काम में ले लेता हूँ। मेरा कोई फैक्ट्री में बिजनेस है तो उसमें मैंने क्या किया, एक ट्रक खरीद लिया कि फैक्ट्री का माल को बेचने के लिए, लाने, कच्चा माल खरीदने के लिए
लाने ले जाने के लिए। तो ये क्या है, पूंजीगत वस्तु है, 1 से ज्यादा साल तक चलेगी। ठीक है, तो जैसे बात करें तो मशीन, औजार, उपकरण, भवन, बांध, नहर, बिजली बनाने के संयंत्र, संयंत्र बोल दो, बड़े बड़े प्लांट, बिजली की लाइनें इत्यादि पूंजीगत वस्तुओं का एक देश के विकास पर निर्भर करता है। तो ये क्या है, पूंजीगत वस्तु। दूसरी बात करें तो अंतिम और मध्यवर्ती वस्तुएं भी होती है। दूसरे नेचर के अनुसार बात करें तो वे अंतिम वस्तुएं कौन सी होती है कि वे सभी वस्तुएं, सेवाएं जिसका उपयोग या उत्पादन में उपयोग किया जाता है, जिसका उपभोग या उत्पादन में उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, अंतिम वस्तुएं कहते हैं। या तो पहला तरीका है कि आप उसको कंज्यूम कर जाओ, खत्म, खा लो, कंज्यूम कर लो। या दूसरा तरीका है कि उसको किसी उत्पादन में काम में ले लो, तो वो कौन सी वस्तु होगी, अंतिम वस्तुएं होती है। जैसे जैसे तैयार भोजन का एक उपभोक्ता उपभोग करता है, इसी प्रकार उत्पादक द्वारा एक पंप सेट या ट्रैक्टर का केवल उपयोग ही किया जाता है, अर्थात कच्चे माल या मध्यवर्ती वस्तुओं के रूप में इसको प्रयोग नहीं किया जाता। भाई खाना है, बना के एकदम पूरा प्रॉपर होके तैयार हो गया, तो उसको क्या कर सकते हैं अपन, खाने के रूप में काम में ले सकते हैं। उसके बाद ऐसा नहीं कि उसको खाने से और कोई खाना दूसरा बना ले, ऐसा नहीं होता। जैसे ट्रैक्टर होता है तो ट्रैक्टर को क्या करते हैं अपन, ट्रैक्टर बनाया ट्रैक्टर है तो उसको जमीन हल जोतने, ट्रैक्टर ट्रॉली जोड़ने में उसमें काम में लिया जाता है। ऐसे नहीं कि ट्रैक्टर के साथ कुछ और बना के कुछ और कर दिया। तो ये कौन सी वस्तु होती है, अंतिम वस्तुएं होती है। और इन वस्तुओं को क्या किया जाता है, कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुएं बनाने में काम में नहीं लिया जाता। अब मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती है मैं बताता हूँ अभी आगे। अब मध्यवर्ती वस्तुएं सामान्यतः अर्धनिर्मित वस्तुएं होती है और कच्चे माल के रूप में होती है, या तो कच्चा माल के रूप में होती है या अर्धनिर्मित होती है, आधी बनी हुई होती है। जैसे मैं बात करूं कि ट्रैक्टर बनाते हैं अपन, तो ट्रैक्टर बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, टायर होता है, उसका इंजन होता है, ठीक है, और उसके ट्रैक्टर इंजन हो गया, उसकी सीटें होती है। तो ये क्या होती है, रॉ मटेरियल है। ये क्या काम आएगी, ट्रैक्टर बनाने के काम में आएगी। फिर ट्रैक्टर में टायर लगेगा, इंजन लगेगा, सीट लगेगी, पीछे का हॉर्न लगेगा, और वो सारा उसका मॉडल लगेगा, उसकी बॉडी लगेगी। तो ये बॉडी लग के क्या होगी, एक ट्रैक्टर बनेगा। तो ये क्या है, सारी रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, ठीक है। अब सपोज करो कि इसमें टायर लगा दिया, इंजन लगा दिया, सीट लगा दिया, इतना कर दिया, बाकी काम नहीं किया, अभी तक बॉडी वॉडी फिट नहीं करी पूरी। तो ये क्या है, अभी आधा माल ही काम हुआ है, आधा ही काम हुआ। तो ये अर्धनिर्मित माल है कि काम अभी जारी है, अभी इसमें बॉडी लगनी बाकी है। तो उसे क्या कहते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, या हिंदी में बात करें तो अर्धनिर्मित माल, ठीक है। मध्यवर्ती वस्तुओं को उत्पादन प्रक्रिया को एक से अधिक चरणों या सोपानों में, एक से अधिक प्रोसेस में गुजारा जाता है। कि पहली प्रोसेस में टायर लगेंगे, दूसरी प्रोसेस में इंजन फिट होगा, तीसरी प्रोसेस में सीट लगेगी, चौथी प्रोसेस में बॉडी लगेगी। तो ये क्या होता है, अलग अलग चरणों या सोपानों में इसको गुजारा जाता है। और पहनने हेतु कपड़ों अलग सोपानों से बनने के बाद फिर ये अंतिम वस्तु का रूप धारण कर लेती है। जब फाइनल ट्रैक्टर बन के तैयार हो गया तो ये क्या है, अंतिम वस्तु हो गई कि बेचने और कंज्यूम करने के लिए तैयार हो गई। पहनने हेतु तैयार कपड़ों के लिए रुई, धागा इत्यादि मध्यवर्ती वस्तुएं या अर्धनिर्मित वस्तुएं होती है। एक होता है सकल निवेश, एक होता है शुद्ध निवेश। एक होता है क्या, ग्रोस इन्वेस्टमेंट, और दूसरा क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसी प्रकार आय के चक्राकार प्रवाह और राष्ट्रीय आय के संबंधित कतिपय महत्वपूर्ण अवधारणाएं निम्न की निवेश उत्पादन के लिए किया जाने वाला खर्चा होता है। व्यय का मतलब होता है खर्चा। निवेश उत्पादन के लिए किया जाने वाला व्यय होता है। जब एक उत्पादक नगद धन व्यय करता है तब वह मौद्रिक निवेश कहलाता है। रोकड़ा खर्च करता है तो क्या कहलाता है, मौद्रिक निवेश, मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट। मौद्रिक निवेश द्वारा नई मशीन आप खरीद सकते हो, नया बिल्डिंग आप खरीद सकते हो, नया बांध आप बना सकते हो, नई नहर आप इत्यादि के आप काम कर सकते हो। ये वास्तविक बनाने पर यह वास्तविक निवेश में बदल जाता है। मौद्रिक निवेश है, पैसा आपने लगाया, उससे आपने जो चीजें बनाई, तो चीजें कौन सी, पूंजीगत वस्तुएं बनाई, तो वो क्या कहलाती है, उसका रूप क्या हो जाता है, वास्तविक निवेश के रूप में हो जाता है। रियल इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं कि मेरे पास पैसे पड़े, मैंने क्या करा, एक बढ़िया सी बिल्डिंग खरीद ली, विला खरीद लिया, मकान खरीद लिया, तो ये क्या वास्तविक निवेश कर दिया। और जब तक नहीं किया था तब तक क्या था,
मौद्रिक निवेश था। वास्तविक निवेश से ही उत्पादन और उत्पादन क्षमता में सुधार होता है। जब मैं कोई जमीन खरीद लूंगा, कोई प्लाट खरीदूंगा, तभी तो उत्पादन क्षमता में सुधार होगा, तभी वहां फैक्ट्री डालूंगा। तो निवेश दो प्रकार का होता है, सकल निवेश और शुद्ध निवेश। अब एक निश्चित अवधि में उत्पादक पूंजीगत वस्तुओं पर जो व्यय करता है उसे सकल निवेश कहते हैं। एक निश्चित अवधि, निश्चित अवधि क्या होती है कि जनरली 1 वर्ष होता है। उस 1 वर्ष में उत्पादक पूंजीगत वस्तुओं पर जितना खर्चा करता है, व्यय का मतलब जितना खर्चा करता है, तो उसे क्या कहते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है। जैसे सकल निवेश के उदाहरण क्या है कि नया नया आपने मशीन खरीदी 2 करोड़ की, नई बिल्डिंग खरीदा 3 करोड़ का, नया आपने बांध बढ़ाया 50 करोड़ का, ठीक है, आपने नई नहर बनाई 100 करोड़ की, नया बिजली घर बनाया 250 करोड़ का, ठीक है। तो ये सारे इन सब का टोटल लगाएंगे ना, तो वो अपना क्या आएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आएगा। ठीक है। इत्यादि कुल नया बिजली बनाने का संयंत्र, बिजली की लाइनें इत्यादि कुल मात्रा में होने वाली वृद्धि होती है। पहले में काम में ली जा रही पुरानी मशीन, पुराना भवन, पुराना बांध, पुरानी नहर पर मरम्मत, वे इत्यादि भी सकल निवेश में ही सम्मिलित होते। अब सपोज करो ये पुराना था आपका, नई मशीन की जगह कोई पुरानी मशीन थी, उसका आपने बढ़िया से उसको चकाचक करवा के, फिर से सर्विस करवा के, कोई बोनट वोनट खराब था या कुछ भी खराब था वो करवा के आपने खर्चा किया, तो वो भी क्या कहलाएगा, सकल निवेश कहलाएगा। ऐसे ही कोई आपने पुराने बनाया मकान था, उसको खरीदा है, कोई नहर बनी हुई थी, कोई बांध बना हुआ था, उसका जीर्णोद्धार का काम किया है आपने, उसमें दरारें आई हुई थी, उसको भर भरा के एकदम पूरा पैटर्न दोबारा से तैयार कर दिया, तो ये भी किसमें कहलाता है, सकल निवेश में शामिल किया जाता है। अब सकल निवेश क्या होता है, शुद्ध निवेश प्लस मूल्यह्रास। मूल्यह्रास का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, समझते हो क्या होता है? हाँ, ठीक है, संपत्ति पे लगाया जाता है, लेकिन होता क्या है, मैं बताता हूँ। जैसे कोई एक एसेट होती है, संपत्ति होती है, उसको क्या करते हैं अपन, साल में काम में लेते हैं। अब भाई काम में लेंगे तो क्या होगा कि उसमें घिसावट भी होगी। कोई जैसे जैसे आपने नई नई मशीन खरीदी, ठीक है, नई नई मशीन खरीदने के बाद अब आप उसको काम में ले रहे हो, तो भाई उसमें कुछ टूट फूट तो होगी ना। जो नई मशीन थी वो ऐसे थोड़ा ना कि साल 2 साल बाद भी वही ऐसे ही काम करेगी जैसे एकदम नई चकाचक थी। ठीक है। तो जैसे कोई एक निश्चित समय अवधि के अंदर अगर आप उस मशीन को, एसेट की बात करें, मशीन को अगर काम में लेते हैं तो उसमें क्या होती है, घिसावट होती है। घिसावट होकर उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे मान लो कि आपने 1 लाख की मोटरसाइकिल खरीदी, अब 1 साल बाद तक आपने उसको चलाया, काम में लिया, और आपकी मोटरसाइकिल 10,000 किलोमीटर चल गई। तो 10,000 किलोमीटर चलने की वजह से उसका इंजन भी तो खपत हुई है ना, इंजन भी काम मांगेगा उसका। तो ये जो घिसावट होती है, वो घिसावट होके 31 मार्च को अगर मान लो अगर इसको बेचते हैं अपन 1 लाख की मोटरसाइकिल को, तो 80,000 में बिकती है। ठीक है। तो ये जो 20,000 है, ये 20,000 क्या है, घिसावट है या डेप्रिसिएशन है, कुछ ही बोल सकते हैं। तो सकल निवेश क्या होता है, शुद्ध निवेश प्लस मूल्यह्रास। अब शुद्ध निवेश कैसे निकालेंगे, 1 लाख में से ये 20,000 डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 80,000 शुद्ध निवेश आ जाएगा। ठीक है। मतलब कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर डेप्रिसिएशन आप लेस कर दोगे मूल्यह्रास, तो क्या आ जाएगा, आपका नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ठीक है। और अगर नेट इन्वेस्टमेंट में अगर आप डेप्रिसिएशन जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। हरी बात समझ में? तो ये इसका समीकरण है। ये सारा प्लस माइनस का ही गेम है कि इधर आ जाता है तो प्लस का निशान माइनस में हो जाता है, माइनस का निशान प्लस में हो जाता है। यारी बात। अब थोड़ा शुद्ध निवेश को वैसे पढ़ लेते हैं, समझा तो मैंने दिया ही है आपको।
तो शुद्ध निवेश एक निश्चित अवधि में होने वाले सकल निवेश में से भौतिक पूंजीगत वस्तुओं की घिसावट की राशि को घटाया जाता है। घिसावट बोले तो डेप्रिसिएशन को घटाया जाता है। सकल निवेश में से, किस में से? सकल निवेश में से घिसावट को घटाया जाता है। और भौतिक पूंजीगत संपत्तियों की घिसावट अर्थात मूल्यह्रास को घटाकर शेष जो बचा हुआ निवेश होता है वही क्या कहलाता है? शुद्ध निवेश कहलाता है। सकल निवेश में से मूल्यह्रास घटाने पर जो बचा हुआ शेष होता है वही शुद्ध निवेश कहलाता है। शुद्ध निवेश में जब जब वृद्धि होती है तब तब वास्तविक रूप से उत्पादन और उत्पादन क्षमता में क्या होता है? आपका सुधार होता है। तो शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। अब साहब मूल्यह्रास क्या होता है कि पूंजीगत वस्तुओं में घिसावट और टूट फूट के कारण, टूट फूट को मूल्यह्रास कहा जाता है। घिसावट के कारण मशीन, भवन, बांध, नहर, बिजली बनाने के काम करने की क्षमता क्या होती है? उसमें गिर जाती है, कम हो जाती है। कि पहले अगर मान लो मोटरसाइकिल बढ़िया है तो नई है तो कितने का एवरेज दे रही है? 60 का। स्प्लेंडर की बात करें तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा का दे रही है। लेकिन अगर अब वो पुरानी हो रही है तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? 50 की देगी एवरेज। ऐसे ही कोई बड़ा ट्रक है तो उसका एवरेज मूवमेंट सारा सब उसमें क्या हो जाता है? कमी हो जाती है। इस प्रकार पूंजीगत वस्तुओं की टूट फूट और घिसावट में हानि होती है। अतः मूल्यह्रास एक प्रकार की हानि होती है, एक तरीके का लॉस होता है। मूल्यह्रास की गणना सकल निवेश में से शुद्ध निवेश घटाकर भी आप कर सकते हो। मैंने बता दिया था डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, सकल निवेश माइनस शुद्ध निवेश। अब अगला पॉइंट आता है घरेलू सीमा तथा सामान्य निवासियों की अवधारणा है कि सामान्य निवासी किसे कहते हैं? घरेलू सीमा क्या होती है किसी एक देश की। ये सारे पॉइंट अपन क्यों पढ़ रहे हैं? ये सारे पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए। राष्ट्रीय आय की गणना करने में ये सारे पॉइंट क्या होंगे? काम आएंगे। इसलिए अपन पढ़ रहे हैं कि क्या होता है मूल्यह्रास, क्या होता है सकल निवेश, क्या होता है शुद्ध निवेश। ठीक है, क्या होता है स्टॉक, क्या होता है प्रवाह। इसलिए अपन पढ़ रहे हैं कि पहले इनकी वो जो टर्म्स है उनका मीनिंग तो अपन को पता लगे। तब होती है अगली घरेलू सीमा तथा सामान्य निवासियों की अवधारणा। घरेलू सीमा की अवधारणा की बात करें तो राष्ट्रीय आय की गणना में घरेलू सीमा की अवधारणा महत्वपूर्ण मानी जाती है। घरेलू सीमा की अवधारणा का अर्थ है कि एक देश की भौगोलिक सीमा के भीतर की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं से। जैसे इंडिया की बात करें तो ये अपना इंडिया है, थोड़ी मेरी वो ऐसे ही कमजोर है, ठीक है। ये अपना इंडिया है, तो इस इंडिया के अंदर जो भी आप अगर उत्पादन करोगे इसकी भौगोलिक सीमा के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा? आपकी भौगोलिक सीमा कहलाएगी, घरेलू सीमा कहलाएगी। तो सामान्य नियम, हाँ, भौगोलिक सीमा के भीतर की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं से। अब इस देश के भीतर आप कितना भी माल उत्पादन करते हो, बेचते हो, करते हो, तो वो सारा क्या हो जाएगा? आपकी भौगोलिक सीमा है, घरेलू सीमा है। अर्थात घरेलू सीमा की अवधारणा के अंतर्गत एक देश की भौगोलिक सीमा के बाहर की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित नहीं की जाती। अगर इंडिया से बाहर की बात करें तो इंडिया से बाहर आप कोई भी चीज़ों का प्रोडक्शन करो, किसी भी चीज़ का कुछ भी करो उत्पादन, तो वो अपनी भारत की आय में शामिल नहीं की जाएगी। ओनली इंडिया में जितना आपने काम किया है उतना ही आपका शामिल किया जाएगा। सामान्य निवासियों की अवधारणा। अब दूसरा होता है कि सामान्य निवासी होता है किसे कहते हैं? ऑर्डिनरी रेसिडेंट किसे कहते हैं? ऑर्डिनरी रेजिडेंस किसे कहते हैं? रेसिडेंस। ये सामान्य निवासी किसे कहते हैं? सामान्य निवासियों का आशय उन्हें लोगों से है जिन्हें देश की नागरिकता मिली हुई है। जो देश की नागरिकता ली हुई है उन्हीं लोगों को क्या कहते हैं? सामान्य नागरिक कहते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना में एक देश के सामान्य नागरिकों की क्रियाओं से अर्जित आय को ही सम्मिलित की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हो तो जो उसके नागरिक हैं, ठीक है, उन्होंने कितना पैसा कमाया है उसी को राष्ट्रीय आय में शामिल की जाती है। चूंकि एक देश में सामान्य निवासियों तथा अनिवासियों की आर्थिक क्रियाओं में भेद किया जाता है। अब इसमें यह देखते हैं कि इंडिया में कोई अगर मान लो ऐसा व्यक्ति भी काम कर रहा है जो इंडिया का नहीं है, किसी दूसरे देश का, दूसरे देश की उसने नागरिकता ले रखी है, तो उसको इंडिया की आय में शामिल नहीं किया जाएगा। उसको किसकी आय में शामिल किया जाएगा? जिस देश का वो है। अपनी इंडिया में किसको शामिल किया जाएगा? ओनली इंडिया के निवासियों को ही शामिल किया। अब इंडिया के निवासी अगर बाहर कहीं जाके कमा रहा है और वो कमा के पैसा अगर इंडिया में बेच रहा है तो उसकी इनकम किसकी मानी जाएगी? इंडिया की मानी जाएगी। इसलिए निवासी और अनिवासी में भेद करना
आवश्यक है। तो विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय की अवधारणा, विदेशों से प्राप्त जो नेट इनकम आती है आपको, उसकी क्या अवधारणा है, उसका क्या टर्म्स का क्या मीनिंग है। कि एक देश के आयात और निर्यात का राष्ट्रीय आय की गणना में क्या होता है, बहुत महत्व होता है। आप इंपोर्ट कितना कर रहे हो, एक्सपोर्ट कितना कर रहे हो, उसके क्या है, राष्ट्रीय आय की गणना में बहुत महत्व होता है। क्या महत्व होता है कि आयात और निर्यात के द्वारा राष्ट्रीय आय की मात्रा और दिशा का पता लगता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के द्वारा आपका क्या होता है, राष्ट्रीय आय की दिशा का पता लगता है कि किस दिशा में जा रही है। अगर आपका इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो ये समझा जाता है कि आप क्या है, चीज़ें ज़्यादा खरीद रहे हो, उत्पादन कम कर रहे हो। और अगर आप एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हो, इंपोर्ट कम करते हो, तो यह माना जाता है कि आपके देश की अच्छी स्थिति है, आप माल का उत्पादन खूब कर रहे हो, उत्पादन करके बेच ज़्यादा रहे हो, खरीद कम कर रहे हो। तो निर्यात की तुलना में अगर आयात अधिक होने पर विदेशों से प्राप्त विशुद्ध आय क्या होगी, ऋणात्मक हो जाएगी। ऋणात्मक कैसे, कि आपका इंपोर्ट क्या है, ज़्यादा है, और एक्सपोर्ट क्या है, कम है। मतलब इंपोर्ट तो आप कर रहे हो $2 लाख का, एक्सपोर्ट कितना कर रहे हो, मात्र $1.5 लाख का ही। ठीक है, तो इंपोर्ट का मतलब ये है कि आप माल खरीद रहे हो कहां से, बाहर से, तो पैसा आप क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, ये क्या है आपका पेमेंट। और ये आप क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो बाहर से क्या आएगा आपके पास, पैसा आएगा, तो ये क्या है आपका रिसिप्ट। तो पैसा आया कितना, 1.5 लाख, गया कितना, 2 लाख। तो भाई गाड़ी काहे में चल रही है, घाटे में चल रही है, घाटे में चल रही है, इसका मतलब माइनस में चल रही है। कितने डॉलर, $50,000 के माइनस में चल रही है। तो यही कह रहा है कि अगर किसी देश निर्यात की तुलना में आयात अगर ज्यादा है, तो विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ऐसे ही अगर आयात पर निर्यात की अधिकता होने पर विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय होती है, अर्थात विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय आयात और निर्यात को घटाकर उनके अनुसार ज्ञात की जाती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को आपस में घटाकर विशुद्ध साधन आय अपन निकाल सकते हैं। अगर आयात ज़्यादा है तो आयात में से निर्यात घटा देंगे, निर्यात ज़्यादा है तो निर्यात में से आयात घटा देंगे। अब ये देखना है कि निर्यात ज़्यादा है कि आयात ज़्यादा है। अगर निर्यात ज़्यादा है तो आपकी इनकम क्या होगी, विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय क्या होगी, धनात्मक होगी। अगर आयात ज़्यादा है, निर्यात कम है, तो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। बस यही काम। इस प्रकार विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय निर्यात माइनस आयात, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विदेशों से प्राप्त साधन आय क्या होती है, नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रोड, NFIA। NFIA का मतलब होता है नेट फॉरेन, इसका मतलब होता है नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम एब्रोड। एब्रोड का क्या मतलब होता है, विदेश, कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, NFIA। ठीक है, अब होता है विशुद्ध परोक्ष करों की अवधारणा है। नेट डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। एक देश में होने वाले उत्पादन का मूल्यांकन बाजार कीमत पर किया जाता है। जो भी आप उत्पादन कर रहे हो उसका कौन सी कीमत पर मूल्यांकन किया जाएगा, बाजार कीमत पर, ना कि उसकी लागत पर। उत्पादन के बाजार कीमत पर मूल्यांकन हेतु उत्पादन की साधन लागत होती है, फिर उसमें टैक्स गवर्नमेंट लगाती है, वो अगर जुड़ जाता है तो साधन लागत में क्या जोड़ देते हैं अपन, टैक्स जोड़ देते हैं। जैसे मैंने क्या करा, अपनी जो है मशीन है, JCB की मशीन है, वो किराए पे दी। किराए पे दी कितने को, किसको दी, फैक्ट्री को, उत्पादक को दी। उस किराए पे क्या करती है सरकार, GST लगाती है, टैक्स लगाती है, इनडायरेक्ट टैक्स। GST क्या होता है, एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स होता है, वो कर लगाती है। तो साधन आय क्या है कि मान लो 1 लाख रुपए महीने के हिसाब से मैंने किराए पे दी, प्लस 18% GST, तो क्या हो जाएगा, 1 लाख प्लस 18% कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। 1,18,000 क्या हो जाएगा, उसकी बाजार मूल्य हो जाएगा। अब अप्रत्यक्ष कर जैसे वस्तु और सेवा कर को साधन लागत में जोड़ा जाता है, तो उसमें सरकार द्वारा किए गए अनुदान को घटाया जाता है। अब कभी कभी क्या करती है कि सब्सिडी भी गवर्नमेंट देती है,
कर तो आपने लगा दिया जीएसटी। अब उसके क्या होती है कि जैसे मान लो किसी को उत्थान करना है तो उसके लिए क्या करती है, वो सब्सिडी दे देती है। ये सब्सिडी इस प्रकार से दे देती है कि मान लो अगर मैं जेसीबी खरीदता हूँ, या अगर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात करें तो सरकार क्या करती है, सब्सिडी देती है कि मैं अगर मान लो ट्रैक्टर खरीदता हूँ या ग्रीन हाउस लगाता हूँ, बड़े बड़े पोली हाउस जो लगते हैं, सपोज करो उसमें 20 लाख का खर्चा है। 20 लाख के खर्चे में क्या होता है कि 18% जीएसटी है, तो 20 लाख प्लस 18% कितना हो गया, 36,000 हो गया। तो 20 लाख 36,000 का अपने को क्या पड़ा, वो पोली हाउस पड़ा। अब इसमें क्या करती है कि सरकार सब्सिडी देती है कि अगर आप 20 लाख का माल लगाते हो, पोली हाउस बनाते हो, तो 5 लाख में आपको सब्सिडी दूंगा। तो 20 लाख 36,000 में से 5 लाख अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 15 लाख 36,000 आपका क्या हो गया, शुद्ध करके वो हो गया, मतलब शुद्ध निवेश हो गया। जोड़ा जाता है उसमें सरकार द्वारा किए गए सब्सिडी को घटाया जाता है। इस प्रकार विशुद्ध परोक्ष कर को सकल अप्रत्यक्ष कर में से अनुदान घटाकर ज्ञात किया जाता है। मतलब शुद्ध नेट इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो ग्रोस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। नहीं आया समझ, कोई बात। अपन क्या पढ़ रहे हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इसका हिंदी में मतलब होता है विशुद्ध परोक्ष यानी कि अप्रत्यक्ष कर, हिंदी में इसका यह मतलब होता है। शुद्ध कब होगा, अगर आप मान लो कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसके ऊपर क्या लगाते, कर लगाते। कर कौन सा, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कर क्या होता है, पहले ये समझा देता हूं। कर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब होता है कि जो व्यक्ति कमाता है ना, जो कमाता है वही उसको चुकाता है। मतलब ये नहीं कि कमा मैं रहा हूं किसी और से लेके गवर्नमेंट को टैक्स दे दूं, ऐसा नहीं होता। जो व्यक्ति कमाता है उसी के ऊपर टैक्स लगाता है और वही क्या करता है, गवर्नमेंट को टैक्स चुकाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो कमाता है वो टैक्स नहीं चुकाता, किसी और से पैसा लेता है। मतलब जिसको माल बेचा जाता है, जिसको माल व सेवा बेची जाती है वह वहन करता है, परंतु वहन करता है, ये थोड़ा सा यहाँ पे करता है, परंतु चुकाता कोई और है। कोई और है। जैसे आप क्या है, कोई भी चीज आप खरीदने जाते हो, जैसे डीमार्ट की बात करूं, डीमार्ट में सपोज करो आपने सामान खरीदा, जैसे कि कपड़े खरीदे डीमार्ट से, ठीक है। कपड़े थे कितने के, 10,000 के। अब 10,000 पे जीएसटी है, कितने परसेंट कपड़ों पे है जीएसटी, 5%, ठीक है। तो 10,000 का 5% कितना हो गया, 500 रुपये। तो ये 500 जोड़ के कौन देगा, डीमार्ट देगा। डीमार्ट अपने को बिल कितना बनाएगा, 10,500। अब ये पैसा किससे लिया, डीमार्ट ने कस्टमर से लिया। देने वाला कौन, जो जिसको अपन ने माल बेचा। डीमार्ट, डीमार्ट कौन है, माल बेचने वाला। किसको बेचा, कस्टमर को। तो वहन कौन करेगा, ये 500 रुपये जेब से किससे ले रहे हैं, कस्टमर से। अब ये जो 500 रुपये लिए है ना कस्टमर से, ये कस्टमर पे नहीं करेगा, कस्टमर ने तो डीमार्ट को दे दिया, और ये डीमार्ट क्या करेगा, सरकार को पे करेगा। तो मतलब जेब से किसी और के जा रहा है, पेमेंट कोई और कर रहा है, तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स समझ में आ गया। अब समझते हैं विशुद्ध कर क्या होता है, अच्छा।
कोई बात नहीं, कैमरा भी चला गया तो अपन थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। अब सरकार ने क्या करी, जीएसटी लगा दी, कितने की लगा दी, 500 रुपए की लगा दी। ₹500 की जीएसटी लगा दी। ये क्या है, कर है। कौन सा कर, इनडायरेक्ट। अब सरकार ये कहती है अगर आप जो कपड़ा खरीदे हो वो अगर खादी का खरीदे हो, खादी मतलब कि अपने जो इंडिया की जो खादी लोग बनाते हैं, खादी के कपड़े बनाते हैं, अगर आप वो खरीदे हो तो हम आपको सब्सिडी जो कर लगाया है उसमें 100 रुपए की आपको सब्सिडी दे देंगे। 100 रुपए की सब्सिडी मतलब 100 रुपए की टैक्स में छूट दे देंगे। तो ये क्या है, 100 रुपए की सब्सिडी है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या हुआ, 400 रुपये। नेट गवर्नमेंट को कितना गया, 400। तो यही होता है विशुद्ध प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर, परोक्ष कर या अप्रत्यक्ष। 100 रुपये वापस आ गए, नेट कितना गया, 400 रुपये सरकार के। तो ये है सिस्टम कि प्रत्यक्ष कर क्या होता है और परोक्ष कर क्या होता है। ठीक है, तो और ये अपना लगभग चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है, तो पढ़ लेते। वास्तविक जगत में 2 क्षेत्रों के बजाय 4 क्षेत्रों में राष्ट्रीय आय का चक्राकार प्रवाह होता है। राष्ट्रीय आय के स्तर, रोजगार के स्तर, देश में बचत का स्तर, देश के विनियोग का स्तर, सामान्य कीमत का स्तर, आर्थिक वृद्धि और विकास में उतार और चढ़ाव इत्यादि का अध्ययन व्यापक और समग्र स्तरों के रूप में समष्टिगत अर्थशास्त्र के रूप में अपन करते हैं। मतलब जब समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ेंगे उसमें क्या होता है, पूरे देश का व्यापक अध्ययन करते हैं। राष्ट्रीय आय की विभिन्न प्रकार की उत्पादक आर्थिक क्रियाओं से उत्पन्न होती है, जैसे पशुपालन, कृषि, उद्योग, व्यापार और अन्य वाणिज्यिक क्रियाएं। आ रहा समझ में? अब हम बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु का मतलब यह है कि अपन अब इसका रिवीजन कर लेते हैं कि आज अपन ने क्या क्या पढ़ा। कैमरा, हालांकि थोड़ा सा बस बियर कर लो, कैमरा बना क्या है, बंद हो गया है, उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। तो राष्ट्रीय आय के 2 बिंदुओं के बीच की अवधि को क्या कहते हैं, अपन फ्लो कहते हैं। और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बीच की जो संपत्तियों का स्तर होता है उसे क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। तो फ्लो और स्टॉक अपन ने पढ़ लिया था। आय के चक्राकार प्रवाह का पहली बार किसने वर्णन किया था, फ्रांस का वैज्ञानिक कौन था, फ्रैंकाइज क्यूवेंस। ये जो पॉइंट बता रहा हूँ ये पूरे पार्ट का सार है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको क्या करना है, समझ लेना है। एक सरल आय के चक्राकार प्रवाह के 2 मॉडल होते हैं। प्रथम क्षेत्र परिवार होता है, द्वितीय क्षेत्र कौन होता है, व्यवसायिक फर्में होते हैं। परिवार क्या करता है, उस चीज को कंज्यूम करता है, और व्यवसायिक फर्में क्या करती है, उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है। एक देश में उत्पादन के साधन किससे लिए जाते हैं, परिवार से और व्यवसायिक फर्मों की ओर की तरफ, और साधन प्रतिफल व्यवसायिक फर्मों से परिवार की ओर तरफ जाते हैं। मतलब साधन प्रतिफल मतलब जो आप साधन काम में ले रहे हो उसके बदले में आप उसको पेमेंट करते हो। इसी प्रकार पारिवारिक का खर्चा व्यवसायिक फर्मों की आय होती है और व्यवसायिक फर्मों का खर्चा परिवार की आय का निर्माण करती है। वे सभी वस्तुएं और सेवाएं जिसका पूरा प्रयोग उपभोग के रूप में किया जाता है वो उपभोग्य वस्तुएं कहलाती है। उपभोग वस्तुएं और सेवाओं का उपयोग केवल एक वित्तीय वर्ष में ही किया जा सकता है। उपभोग्य वस्तुएं क्या होती है कि एक फाइनेंशियल ईयर में ही उसको कंज्यूम करना होता है। अगर एक से ज्यादा ईयर में आप कंज्यूम कर रहे हो तो वो पूंजीगत वस्तुओं का रूप ले लेती है। उत्पादन में सहायता करने वाले वे साधन वस्तुएं जो टिकाऊ होते हैं, टिकाऊ उसकी मेन कंडीशन है, टिकाऊ होते हैं, और तो पूंजीगत वस्तुएं कहलाती है। पूंजीगत वस्तुओं द्वारा कई वर्षों तक उत्पादन किया जा सकता है। मध्यवर्ती वस्तुएं सामान्यतः अर्धनिर्मित वस्तुएं और कच्चे माल के रूप में होती है, और इन मध्यवर्ती और वस्तुओं को उत्पादन की प्रक्रिया में एक से अधिक चरणों या सोपानों में गुजारा जाता है तो अपन को क्या प्राप्त होती है, अंतिम वस्तु प्राप्त होती है। निवेश उत्पादन के लिए किया जाने वाला क्या है, एक खर्चा है। उत्पादन के लिए आपने मोटी रकम जो आपने खर्च करी है वो क्या है, आपका निवेश है। जब एक उत्पादक नगद धन व्यय करता है, जब एक उत्पादक क्या करता है, नगद धन व्यय करता है तो वह मौद्रिक निवेश करता है कहलाता है।
मौद्रिक निवेश कहलाता है। वो मौद्रिक निवेश द्वारा नई मशीनें, नया भवन, नया बांध, नई नहरें इत्यादि बनाने के रूप में अपन खर्च कर सकते हैं। और जैसे आपने वो चीज खरीद ली, वो चीज बना ली, तो वो क्या रूप ले लेती है? वास्तविक निवेश का रूप ले लेती है। निवेश दो प्रकार का होता है, सकल निवेश और शुद्ध निवेश। सकल निवेश जितना आपने लगाया है, खर्चा किया है, वो सकल निवेश है। उसमें से आपने मूल्यह्रास घटा दिया तो वह शुद्ध निवेश आ गया। एक निश्चित अवधि में उत्पादक पूंजीगत वस्तुओं पर खर्च सकल निवेश तथा भौतिक उत्पादक वस्तुओं की घिसावट मूल्यह्रास को घटाकर जो शेष बचा होता है उसे शुद्ध निवेश कहते हैं। पूंजीगत वस्तुओं में घिसावट को मूल्यह्रास कहा जाता है। और घरेलू सीमा की अवधारणा का अर्थ है कि एक देश की भौगोलिक सीमा के भीतर की जाने वाली आर्थिक क्रियाएं क्या कहलाती है? घरेलू सीमा है। राष्ट्रीय आय की गणना में एक देश की सामान्य निवासी तथा असामान्य सामान्य निवासी क्रियाओं से अर्जित जो आय होती है उसे आय में शामिल किया जाता है। अनिवासियों को आय को शामिल नहीं किया जाता। विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय व निर्यातों को घटाकर अंतर ज्ञात किया जाता है, जिसे विदेशों से प्राप्त विशुद्ध साधन आय कहलाती है। वास्तविक जगत में 2 क्षेत्र के बजाय 4 क्षेत्र में राष्ट्रीय आय का चक्राकार प्रवाह होता है। तो वास्तविक जगत यानी कि रियल जगत में, रियल प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो 4 क्षेत्रों का चक्राकार प्रवाह होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है उपभोक्ता या परिवार, दूसरा क्या हो गया? व्यवसायिक फर्में, तीसरा क्या हो गया? सरकार, चौथा क्या हो गया? अन्य विश्व, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो इनके रूप में आय का चक्राकार प्रवाह होता है। तो ये अपना सारा खत्म हो गया। क्वेश्चन करवाना है क्या? एबीसीडी करवा दें? निम्न में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर ज्ञात किया जा सकता है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर ज्ञात करना है तो पहला ऑप्शन है सकल अप्रत्यक्ष कर माइनस अनुदान, दूसरा ऑप्शन है सकल अप्रत्यक्ष कर माइनस ब्याज, तीसरा ऑप्शन है सकल अप्रत्यक्ष कर माइनस लाभ, चौथा ऑप्शन है सकल अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। सही ऑप्शन का चुनाव है? नहीं, ऑप्शन बताओ, अभी आंसर बताओ। ए बी सी डी क्या सही आंसर? द सकल अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान। किसको? गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, फिर उसको तो सब्सिडी को घटाते हैं, जोड़ते हैं? तो ये क्या है, जोड़ा है कि घटाया है? प्लस का मतलब घटाया है क्या? तो आई तो आएगा, ये तो कह रहा हूँ। तो कि सकल अप्रत्यक्ष कर, जैसे जीएसटी कितनी थी उसमें आपको सब्सिडी कितनी मिली? जीएसटी आपकी 500 थी, 100 रुपए की आपको सब्सिडी मिली थी, तो नेट शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कितना आया था? 400 रुपया। तो इसका राइट आंसर ए है, ना कि द। ए होने पे तो मामला ही अलग हो जाना है, द होने पे सॉरी। अगला क्वेश्चन है, आय के चक्राकार प्रवाह के विचार का प्रतिपादन किसने किया? फ्रैंक कायज, क्विजनेट ने, कार्ल मार्क्स ने, साइमन कुजनेट ने, या उपयोग में से कोई? प्रतिपादन का मतलब आविष्कार किसने किया? क्विजनेट ने किया था, कार्ल मार्क्स ने इसको और उसको ज्यादा से डिटेल में समझाया। साइमन कुजनेट ने कुछ नहीं किया। तीसरा क्वेश्चन है आपका, सकल निवेश में से क्या घटाने पर निवल निवेश प्राप्त होता है? निवल का मतलब होता है शुद्ध निवेश प्राप्त होता है। कि ग्रोस इन्वेस्ट में से क्या घटाएं कि आपको शुद्ध निवेश प्राप्त हो जाए? सही आंसर है इसका मूल्यह्रास। अगला क्वेश्चन है, उपभोग वस्तुओं का उदाहरण नहीं है। उपभोग की जो वस्तुएं उसका उदाहरण नहीं है। सब्जी है, कपड़े हैं, ब्रेड है, सिंचाई के लिए पंप सेट। क्यों? क्योंकि इसका उपभोग नहीं होगा, इसका अपन उत्पादन में काम में लेंगे। तो उत्पादन में काम लेंगे, तो सही आंसर क्या है? द आंसर इज राइट। अगला क्वेश्चन है, पूंजीगत वस्तुओं के लिए उदाहरण नहीं है। पूंजीगत वस्तुओं का कौन सा उदाहरण नहीं है? मशीनें, भवन, ट्रैक्टर, बांध व नहरें, बिजली एवं संयंत्र, खाने पीने की चीजें, क्योंकि इनका अपन उपभोग करेंगे। तो ये क्या है? पूंजीगत वस्तुएं नहीं। क्या क्या करेंगे?
ये अपने एमसीक्यू है वो खत्म हो गए। इसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन है जो छोटे लघुतरात्मक प्रश्न। प्रवाह किसे कहते हैं आपको बताना है। भंडार स्कंद किसे कहते हैं वो आपको बताना है। राष्ट्रीय आय का चक्राकार प्रवाह क्या तो उसको एलिब्रेट करना है। आय के चक्राकार प्रवाह के दो क्षेत्र कौन कौन से उनका बताना है। परिवार और व्यावसायिक फर्में, मध्यवर्ती वस्तुओं से आप क्या समझते हैं वो आपको बताना है। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि आपके RS IS के एग्जाम में आपको कभी पूछ लेता है और बीकॉम में भी 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ लेता है। 11th-12th में भी ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चन आपके आते हैं। लघुतरात्मक प्रश्न मीडियम साइज के 50 से 100 शब्दों में इसका आंसर देना होता है। स्टॉक और प्रवाह में क्या अंतर होता है वो आपको बताना है। उपभोग वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं के अंतर का आप संक्षेप में आप वर्णन करना है। आप कर ही दोगे क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है। सकल और शुद्ध निवेश को क्या है कहते हैं वो समझाइए। मूल्यह्रास के आशय को आप समझाइए कि मूल्यह्रास किसे कहते हैं। सामान्य निवासियों की अवधारणा को आपको समझाना कि सामान्य निवासी कौन होते हैं। जो भारत के नागरिक होते हैं उसे सामान्य निवासी कहते हैं। जो भारत के नागरिक नहीं होते उसे असामान्य निवासी कहते हैं। और राष्ट्रीय आय की गणना करने में ओनली सामान्य निवासियों की आय को ही शामिल किया। आय के चक्राकार प्रवाह का उचित रेखाचित्र द्वारा विस्तार पूर्वक समझाइए। ये बड़ा क्वेश्चन है और इन पर संक्षिप्त टिप्पणियां उपभोग्य वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं क्या होते हैं इसके ऊपर टिप्पणियां आपको करनी। तो ये आपका पहला चैप्टर खत्म हो गया राष्ट्रीय आय का। इसके बाद अगला चैप्टर आता है कौन सा, राष्ट्रीय आय से संबंधित समूचे, इसके एग्रीगेट क्या क्या है वो हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।